दोस्तों पोस्टमार्टम 40 की आज की फिल्म है फुटपाथ, जिसे डायरेक्ट किया था जिया सरहदी साहब ने और ये फिल्म आई थी 1953 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे दिलीप कुमार साहब और उनका साथ दे रही थी मीना कुमारी जी। इससे पहले मैंने किया था मिस्टर संपत का पोस्टमार्टम, जो कि शायद आपने देखा ही होगा। और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उन्होंने अगर नहीं देखा है तो आप लाल बटन दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको सीरीज़ में आने वाली सारी 40 फिल्मों का पोस्टमार्टम का वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म फुटपाथ का पोस्टमार्टम। दोस्तों ये 1953 का वो दौर था जब भारत में इंडियन एयरलाइंस स्थापित हो रही थी और दूसरी तरफ बैकवर्ड कमीशन का गठन हो रहा था और बहुत ही फेमस समाज सुधारक और लेखक काका कालेकर इसका गठन कर रहे थे। तो दोस्तों एक तरफ तो इंडिया राइजिंग था और दूसरी तरफ इग्नोर्ड इंडिया की स्थापना हो रही थी, यानी दो विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थी। दोस्तों उसी दौर में डायरेक्टर जिया सरहदी ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था फुटपाथ। 1953 में ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी और ये दो ऐसे भाइयों की कहानी थी जो इग्नोर्ड इंडिया के रहने वाले थे और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, यानी कि दो विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थी। बानी यानी कि रोमेश थापर एक स्कूल में टीचर थे और वो इस तरीके के कैरेक्टर के दिखाए गए हैं कि यानी कि वो झुकना पसंद नहीं करते थे, भले वो टूट जाए, बहुत ही ईमानदार किस्म के थे। वहीं नोशू यानी कि दिलीप कुमार साहब एक अनपेड जर्नलिस्ट थे, वो लिखते रहते थे, भले उनको पैसा ना मिले, लेकिन वो सपने देखते थे एक राइजिंग इंडिया में रहने वाले बनने के, यानी कि बड़ा आदमी बनने के। घबराने की बात नहीं है घोष बाबू, पैसा जब नहीं आता तो नहीं आता, मगर जब आने लगता है तो आने ही लगता है। और एक ना एक दिन हमारे पास तो पैसा जरूर आएगा जी। आपके पास आए ना आए, मेरे पास जरूर आएगा। बानी को अपनी जॉब से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपने छोटे भाई नोशू को देने के लिए 1000 रुपये स्कूल के फंड से निकाल लेते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल को ये बात पता लग जाती है। नोशू बानी से वो पैसा उधार मांगते हैं और कहते हैं कि मैं 1000 रुपये तुम्हारे वापस कर दूंगा 1 हफ्ते के अंदर। और नोशू यानी कि दिलीप कुमार चले जाते हैं ऐसे व्यवसायियों के बीच में जो कि काला बाजारी का धंधा करते थे और वो बोलते हैं मैं भी ये पैसा लगाना चाहता हूँ। ये रही मेरी पूंजी राम बाबू, अनाज के धंधे में अब अपना भी हिस्सा रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है नोशू, मगर किसी से कहना नहीं। मेरे धंधे के बाकी हिस्सेदार जो है ना वो इतने अच्छे नहीं है जितना मैं हूँ। मैं उनको भी ठीक कर लूंगा राम बाबू। और वहाँ पर वो अपना 1000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं। दोनों भाइयों में बेहद प्यार होता है, लेकिन दोनों की विचारधाराएं अलग होती हैं और जो बानी की पत्नी है यानी कि नोशू की भाभी, वो उनसे बहुत चिढ़ती हैं और बानी को छोड़ के चली जाती हैं क्योंकि नोशू उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब नोशू काले बाजार से लाया हुआ पैसा अपने भाई के सामने लाते हैं तो उनके भाई उनसे पूछते हैं, ठीक ठीक बता दे नोशू, ये रुपया तुझको कहां से मिला, कैसे मिला? बानी, ये रुपया बीती हुई बहुत सी मुश्किल घड़ियों का बदला है, उन आंसुओं का बदला है जो तुमने, हमने और कई दूसरों ने बहाए हैं। ये मुफ्त हमारे हाथ में नहीं आया है बानी, हम लोग बहुत पहले इसकी कीमत अदा कर चुके हैं। हम लोग इसकी कीमत अदा कर चुके हैं बानी। नोशू, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने कई बार तुमसे कहा है बानी कि मुझसे उल्टे सीधे सवाल मत किया करो तुम। नोशू, आज तेरे गुस्से पर मुझको प्यार नहीं आएगा। ठीक ठीक बता, ये रुपया कहां से आया है? ना सारा रुपया ईमानदारी से तो हाथ नहीं आ सकता। तूने चोरी की है, जुआ खेला है। मैंने धंधा किया है, मैंने अनाज बेचा है बानी, मैंने धंधा किया है, मैंने अनाज बेचा है। और जिन लोगों को जरूरत थी उन्होंने अपनी खुशी से ज्यादा दाम देकर खरीदा। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है बनी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। नोशू, तूने
काले बाजार का धंधा शुरू कर दिया है। रुपया इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है बानी, और मैंने अपनी जरूरत को पूरा किया। तूने मजबूरों को और मजबूर बनाया है, तूने गरीबों को और गरीब किया है, तूने लोगों का अधिकार छीन दिया। तो दोस्तों एक तरीके से ये सीन ठीक वैसा ही है जैसा कि आपने दीवार फिल्म में देखा होगा। जी हाँ, वही दीवार फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब थे। एक भाई क्रिमिनल होता है और एक पुलिस ऑफिसर होता है और दोनों की ही विचारधाराएं नहीं मिलती हैं। और दीवार उस समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी। आप सबको वो डायलॉग याद भी होगा कि मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर साहब कहते हैं मेरे पास माँ है। और वो फिल्म इस सब्जेक्ट पर होते हुए भी बहुत बड़ी हिट हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि फुटपाथ में जब यही सब्जेक्ट 1953 में उठाया गया था, यानी करीब 2 दशक पहले, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था और फुटपाथ बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फुटपाथ फिल्म में पहली बार दिलीप कुमार साहब बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस कर रहे थे और उसमें एंटी हीरो का रोल किया था दिलीप कुमार साहब ने। एक तरीके से कहें तो फुटपाथ वामपंथी सिनेमा था। दोस्तों ये फिल्म एक तरीके से पूंजीवादी समाज और कभी ना खत्म होने वाले लालची समाज की कहानी को पर्दे पर दिखाती है। दिलीप कुमार साहब और जिया सरहदी साहब दोनों ही पेशावर में पैदा हुए थे। जिया सरहदी साहब बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे और आपको बता दें कि उन्होंने मनमोहन नाम की एक फिल्म में लीड कैरेक्टर भी किया था। इसके अलावा बैजू बावरा फिल्म में उन्होंने डायलॉग्स भी लिखे थे और कई सारी फिल्मों में गाने लिखने का भी काम जिया सरहदी साहब ने किया था। सरहदी साहब ने उस समय 3 फिल्में बनाई थी, जिनमें से बलराज साहनी स्टारर, हम लोग, आवाज़ और फुटपाथ थी। फुटपाथ दूसरे नंबर की फिल्म थी जिसमें उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में समाज की जो बुराइयां थी उनको दिखाया था। दोस्तों खय्याम साहब ने कहा भी था कि ये फिल्म समाज के लिए एक आईना और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ ये फिल्म बनाई गई है। ये एक इप्टा स्टाइल की फिल्म है। आपको बता दें कि इप्टा एक नाटकों की बहुत पुरानी संस्था है और बलराज साहनी साहब भी इससे जुड़े रह चुके थे और बहुत पुराने एक्टर्स इससे जुड़े रहे हैं। इसके अलावा शबाना आज़मी जैसे एक्टर भी इप्टा से जुड़ी हुई। इप्टा की ब्रांचेस आपको लगभग हर शहर में मिल जाएंगी। जिया सरहदी साहब ऐसे डायरेक्टर रहे हैं कि दिलीप साहब ने जब इस फिल्म की कहानी सुनी तो वो ये फिल्म करने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों अच्छा आपको बता दें दोस्तों कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी तो उस दौरान जिया सरहदी साहब और दिलीप कुमार का डिस्कशन हुआ और दोनों जब सेट पर होते थे तो जिया सरहदी साहब कैमरा ऑन करके छोड़ देते थे और जितने भी एक्टर्स होते थे तो उनसे वो बोलते थे कि तुम लोग एक्ट करते रहो। और जितने एक्टर होते थे वो रियलिस्टिक तरीके से एक्ट करते रहते थे, बार बार एक्ट करते थे और वो उसको कैमरे में कैद करते रहते थे और बहुत देर में कट करते थे। तो इसके चलते बहुत सारा जो रशेस था वो इकट्ठा हो गया था 35 mm का। उसके बाद जब एडिटर के साथ जिया सरहदी साहब बैठते थे तब फिर उसमें से जो बेस्ट फुटेज होती थी वो निकाली जाती थी। अच्छा दिलीप कुमार साहब ने कहा भी था एक इंटरव्यू में कि जिया सरहदी साहब चाहते थे कि उनका एक्टर एक्टिंग ना करे बल्कि जो रियलिस्टिक लाइफ है उसको कैमरे के आगे बिहेव करे, इसीलिए वो ऐसा करते थे कि कैमरा ऑन करके छोड़ देते थे जिससे कोई भी एक्टर कॉन्शियस ना हो और वो रियलिस्टिकली अपना एक्ट करता रहे। तो फुटपाथ 6 महीने में बनकर तैयार हुई थी और फिल्म को रिलीज़ करने की तैयारियां हो रही थी। लेकिन जिस स्टूडियो में फुटेज रखी हुई थी फुटपाथ की वहां पर इत्तेफाक से आग लग गई और सारी फुटेज जल गई थी। उसके बाद भी सरहदी साहब ने फिर से इस फिल्म को शूट किया कई चीज़ों को बदलाव करके और 2 साल का समय लग गया ये फिल्म पूरा होने में। पहले जो बानी यानी कि रोमेश थापर जी थे उनका सीन रोड पर फिल्माया जाना था, वहाँ पर डेथ दिखानी थी सरहदी साहब को और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे रोमेश थापर। लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव हुए और फिर वो सीन कमरे में शूट किया गया। मगर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। दिलीप साहब ने कहा भी है कि फिल्म का बेस्ट सीन वो था जब बानी की डेथ होती है। दोस्तों यूं तो फिल्म थोड़े से बेरंग विषय पर है, यानी कि पूंजीवाद और गरीबी को उसमें दिखाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म में दिलीप साहब और मीना कुमारी के रोमांस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से
प्रेजेंट किया गया है। फिल्म में बहुत ही पोएटिक स्टाइल के रोमांटिक कई सारे सीन्स हैं। दिलीप कुमार साहब इस फिल्म में पहली बार मीना कुमारी जी के साथ काम कर रहे थे। मीना कुमारी का एक छोटा भाई भी इसमें दिखाया गया है। दिलीप साहब अक्सर किसी काम से उसको इधर उधर कर देते हैं, यानी कि कभी पानी ले आओ, कभी आम ले आओ। इस बीच में वो चाहते हैं कि थोड़ी देर वो बैठकर मीना कुमारी के साथ कुछ इश्क फरमाए। तो जो उनके बीच में डायलॉग्स हुए हैं वो बहुत ही पोएटिक अंदाज के हैं। दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि इस फिल्म में मीना कुमारी जी का एक बाथिंग सीन भी है, जो कि कैसा जादू डाला रे गाने के दौरान फिल्माया गया है। एक तरीके से टेक्निकली इस फिल्म में मीना कुमारी को उस सीन के दौरान टॉपलेस दिखाया गया है। उस समय सेंसर ने ये सीन पास भी कर दिया था। सीन को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइज हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में नरगिस के भाई अनवर हुसैन और थिएटर के मशहूर डायरेक्टर हबीब तनवीर साहब ने भी काम किया है। हबीब तनवीर साहब को शायद ही आपने किसी फिल्म में देखा होगा, लेकिन आपको फुटपाथ में हबीब तनवीर साहब हैट लगाकर एक रोल करते दिख जाएंगे। तो खय्याम साहब का कहना था कि सरहदी साहब को म्यूज़िक का भी ग्रेट सेंस था। जब मैंने उनको अपनी एक गज़ल सुनाई, अकेले में वो घबराते होंगे, तो सरहदी साहब ने मुझे फिल्म में लेने का फ़ैसला कर लिया था। और दिलीप साहब को भी ये बात बहुत पसंद आई थी। आपको ये भी बता दें कि खय्याम साहब ने इसमें एक्सपेरिमेंटल सा म्यूज़िक किया है। फुटपाथ फिल्म का एक गाना शामे गम की कसम बहुत बड़ा हिट हुआ था और इसमें खय्याम साहब ने ऑर्केस्ट्रा के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने रिदम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था और सिर्फ उन्होंने गिटार, पियानो और सोलो बॉक्स का इस्तेमाल फिल्म में किया था, यानी कि इस गाने में किया था। दोस्तों, 1950 के दौर में अक्सर गाने एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिए जाते थे, लेकिन ये जो गाना था शामे गम की कसम, ये तलत महमूद साहब ने गाया था, लेकिन उनको 3 दिन के लिए स्टूडियो आना पड़ा था और 3 दिन तक लगातार उन्होंने गाना गाया था, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आई थी। उस वक्त शायद म्यूजिशियन कुछ गलतियां कर रहे थे या सरहदी साहब को वो चीज़ नहीं पसंद आ रही थी, तो इसलिए वो 3 दिन तक इस गाने को रिकॉर्ड करते रहे। बाद में बहुत ही खूबसूरत गाना बन के निकल के आया और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इस गाने के को राइटर मजरू सुल्तानपुरी और अली सरदार जाफरी जी थे। ये कॉम्बो पहली बार मिला था किसी फिल्म में। फुटपाथ फिल्म ने आशा भोसले जी को संगीत की दुनिया में स्थापित कर दिया था। इस फिल्म में आशा भोसले जी के 4 सोलो सॉन्ग हैं, मेरे प्यारे सोजा, आरआरआरएम, पिया आजा रे और कैसा जादू डाला रे। तो भले ही फुटपाथ फिल्म उस दौर में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन क्रिटिक्स ने उसे बहुत अच्छे रिव्यू दिए थे। दिलीप साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये फिल्म इमोशन और एक्सप्रेशन से भरपूर थी। मुझे इस फिल्म में 1953 यानी कि 1950 के दौर के एक्सप्रेशन को दिखाने का मौका मिला था। उस समय के बदलते सिनेमा में दिलीप कुमार की परफॉर्मेंस एक एक्टिंग आइकन बन गई थी, क्योंकि उस समय लोग उस तरीके की रियलिस्टिक परफॉर्मेंस कम ही करते थे। दोस्तों, 1960 में जिया सरहदी साहब पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे और उन्होंने लाखों में एक फिल्म जो कि पाकिस्तानी फिल्म थी उसकी राइटिंग की थी और स्क्रीन प्ले भी लिया था। उसके बाद 1997 में वो अपनी बेटी के पास स्पेन चले गए थे, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तो था आज की फिल्म फुटपाथ का पोस्टमार्टम। अगली फिर किसी फिल्म के साथ मिलेंगे और एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आपको मिस्टर संपत का पोस्टमार्टम देखना है तो मैं आई बटन और एंड स्क्रीन दोनों जगह पर उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ अगले संडे को, तब तक के लिए जय हिंद।